हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है इंसोलेशन और हीट बजट। इंसोलेशन का मतलब होता है सूर्यातप, सूर्यातप, और इसका मतलब होता है ऊष्मा बजट। बजट जानते हो आप लोग क्या होता है? कितना आया और कितना गया। अब क्या आया, यहां पे किसकी बात हो रही है? ऊष्मा की बात हो रही है। तो ऊष्मा कहां से आती है? पृथ्वी पर। उसको हम जानने के लिए बात करेंगे इंसोलेशन की। इंसोलेशन एक एब्रिविएशन है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है इनकमिंग सोलार रेडिएशन। इनकमिंग सोलार रेडिएशन। तो इनकमिंग का हमने क्या ले लिया? आयन ले लिया। सोलार का हमने SOLA ले लिया। और रेडिएशन का क्या ले लिया हम लोगों ने? एशन। और नाम क्या हो गया इसका? इंसोलेशन। यानी कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं पृथ्वी पर, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? इंसोलेशन कह देते हैं। अपकमिंग सोलर रेडिएशन या इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ। तो जब आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा कि ये अर्थ है, सन है। सन के बीच में एक कोर है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस आपस में रासायनिक अभिक्रिया करती हैं और यहाँ पे क्या बनता है? हीलियम बनता है। और इससे अपार ऊर्जा निकलती है। इससे क्या निकलती है? आप सभी को पता होगा कि जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो कितनी ऊर्जा निकलती है? लगभग 19 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। लेकिन उनको जुड़ने के लिए हमको 10⁸ डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, जो केवल सूर्य के पास ही है। अगर हमने उसको बना दिया तो इसका मतलब हमने एक सूर्य को बना दिया। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो सूर्य से एनर्जी आती है या जो निकलती हैं किरणें, ये हर जगह जाती होंगी क्योंकि हमारा क्या है? सोलार सिस्टम है। तो सन से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो पृथ्वी तक आते समय कितना समय लगाती है? बता सकता है? सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी तक कितनी देर में आ जाती हैं? 8 मिनट 22 सेकंड में आ जाती हैं। और उस 8 मिनट 22 सेकंड में वो दूरी कितनी तय करती है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? अगर हम पेरीजी एपोजी को छोड़ दे तो, क्योंकि पेरीजी पे क्या होता है? थोड़ा सा पास आ जाता है, यानी कि वो लगभग 147 मिलियन हो जाएगा। और एपोजी में क्या होगा? वो दूर चला जाएगा, लगभग 152 मिलियन के आसपास दूरी बढ़ जाती है। तो एवरेज की हम बात करें तो कितना होता है? लगभग 150 मिलियन के आसपास होती है। तो जब सूर्य से किरणें आ रही होती हैं तो ये हर दिशा में जा रही होती हैं। पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं या जो एनर्जी आती है वो टोटल सन से निकली हुई ऊर्जा का मात्र 2 बिलियनथ होता है। यानी कि 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर आता है। बाकी कहां चला गया? तो बाकी ब्रह्मांड के अलग अलग क्षेत्रों में चला गया। पृथ्वी को जो मिला वो कितना मिल गया? 2 बिलियनथ, यानी कि 2 अरबवां हिस्सा, जो कुल कितना हो गया? 0.0005% ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएट फ्रॉम द सन। सन से जितनी भी ऊर्जा आएगी उसका अर्थ पे कितना आएगा? 0.0005% आएगा। ये जो ऊर्जा आती है, अब इसमें भी क्या है? इसमें जो ऊर्जा आती है वो भी पूरी पृथ्वी तक नहीं आती है। सपोज करिए कि पृथ्वी पर जो आने वाली ऊर्जा है वो हम इसको कितना मान लें? 100% मान लें। कितना मान लें? तो 100% जो ऊर्जा पृथ्वी पर आनी है वो पृथ्वी से आने से पहले ही, सपोज करिए ये हमारी अर्थ, इसको यहां मान लेते हैं, ये हमारा क्या है? स्पेस है। ये क्या है? अंतरिक्ष है। तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही, स्पेस में ही
अधिकांश ऊर्जा की मात्रा जो है वो वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। तो अगर 100% आ रहा होता है तो केवल और केवल जो है वो कितना आता है, ये इधर 65%। बाकी कितना बच गया आपका? 35% जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में ही नहीं आता है। 35% पृथ्वी के वायुमंडल में ही नहीं आता है, वो वायुमंडल से पहले ही कहां चला जाता है? अंतरिक्ष में। तो अंदर कितना आया? 65% अंदर आया। इस 65% का केवल 51% ही पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है। बाकी जो बच गया 14% वो वायुमंडल में क्या हो जाता है? वायुमंडल से टकरा करके वापस चला गया। यानी अब देखिए, जो जितना आया था उसका भी आधा ही पृथ्वी पर क्या होता है? पहुंचता है, 51%। तो पृथ्वी को का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पर इसको आप 17 डिग्री सेल्सियस भी पाएंगे। ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू 15% एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, इसकी वजह से है। और यही 15% टेम्परेचर पृथ्वी पर लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए क्या है? जरूरी है। गोल्डीलॉक जोन आपने पढ़ा होगा, वो गोल्डीलॉक जोन बनने के लिए ये जो एनर्जी की जो अमाउंट है, इतनी अमाउंट अगर पृथ्वी के आसपास आ रही है तभी पृथ्वी पर लाइफ संभव हुआ है। अगर हल्का सा भी दाएं बाएं अर्थ होती तो क्या हालत होती? या तो बहुत ज्यादा गर्म या अधिक ठंडी, तो लाइफ पॉसिबल नहीं था। तो ये ईश्वरीय कोई कृपा है कि पृथ्वी को उस पॉइंट पे ला करके रोक दिया जहां पर टेम्परेचर इतना नॉर्मल हो गया कि वहां पे लाइफ संभव है। वैज्ञानिक लोग ये भी खोज रहे हैं आजकल कि यूनिवर्स में और इस प्रकार के गोल्डीलॉक जोन होंगे जहां पर अलग अलग प्रकार के आपके प्लैनेट्स पाए जा रहे होंगे, जहां पर जीवन की संभावना है। तो अब बात आती है कि हमने मान लिया कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आ गई, इंसुलेशन आ गया, लेकिन क्या इंसुलेशन पृथ्वी के हर क्षेत्र पर बराबर पड़ता है? ये बताइएगा, क्या पृथ्वी के हर क्षेत्र पर इंसुलेशन बराबर पड़ता है? इक्वेटर पे क्या होगा? 0 डिग्री, 23rd हाफ नॉर्थ, 23rd हाफ साउथ, 66 हाफ नॉर्थ, 66 हाफ साउथ, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। यही तो हुआ। सूर्य जो होता है, सूर्य या तो सीधे कहां चमकेगा? इक्वेटर पे चमकेगा, या सीधे कहां चमकेगा? या सीधे कहां चमकेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, या सीधे कहां चमकेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे चमकेगा। यानी कि सीधे सूर्य केवल इन्हीं तीनों लाइन के बीच में चमकता है। इसके ऊपर यानी कि 23.5 नॉर्थ से ऊपर और 23.5 साउथ के नीचे कभी भी सूर्य सीधी रेखा में नहीं चमकता है। यानी कि साल में जो आपका सूर्य की सबसे ज्यादा किरण पड़ेगी वो 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में ही पड़ेगी। इसके ऊपर तिरछी रेखाएं कैसे जाएंगी? तिरछी हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र कौन सा होगा? ये वाला होता है। इसी इसको ट्रॉपिक कहते हैं। क्या कह देते हैं? ट्रॉपिक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है। इसको टेम्परेट कह देते हैं क्योंकि यहां पर क्या है? टेम्परेचर। और इसको फ्रीजाइड कहते हैं। यहां पे क्या होता है? हमेशा जमाव रहता है, बर्फ का क्या होता है? तो टेम्परेचर के आने के आधार पर हमने इसको ट्रॉपिक में, टेम्परेट में और फ्रीजाइड में हमने बांट दिया है। इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, इसको शीतोष्ण कटिबंध और इसको शीत कटिबंध। शीत, शीतोष्ण और उष्ण कहेंगे। अब बात आती है
कि सीधी रेखा यहां पे कब कब चमकता है? तो बताइए कि 21 जून का नाम सुना होगा आप लोगों ने। 21 जून को जो है वो सीधे कहां चमकता है? इसीलिए सबसे अधिक गर्मी कहां पे पड़ती है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। 23 सितंबर को कहां चमकेगा? और 21 मार्च, यानी कि 3-3 महीने पे क्या होता है? ये बढ़ता है आगे। सपोज करिए कि यहां सितंबर में है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 23 दिसंबर को क्या होता है? लगभग कहां चमकता है? सीधे। यानी कि गर्मी दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी कब पड़ती है? दिसंबर में पड़ेगी। और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कब पड़ेगी? जून में पड़ेगी। अभी क्या है कि हमने कहा कि ये क्या हो रहा है कि अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अब मकर राशि, ये कौन सी राशि होती है? इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो मकर रेखा को सूर्य ने क्या किया है? इसके आगे बढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे आते आते 15 मार्च तक कहां चमकेगा? इस पे चमकेगा। और 15 मार्च के बाद फिर कहां चमकेगा? करते करते आगे जून तक आएगा। फिर जून के बाद वापस ये उल्टा शुरू हो जाता है। ठीक है। तो अब बात आती है कि ये जो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं, वो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को लाने में मदद करते हैं, या अलग अलग क्षेत्र में सूर्य की किरणों का प्रभाव जो होता है वो कौन कौन कारणों पर निर्भर करता है? तो पहला कारण है आपका लैटिट्यूड। क्या होता है? लैटिट्यूड, जो बताया मैंने आपको। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। अक्षांश डिसाइड करेगा कि सूर्य की किरणें सीधी कैसे कब कहां तक सीधे आएंगी। जैसे मैंने कहा कि 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में ही सूर्य कभी ना कभी क्या होता है? सीधी चमकता है। उसके ऊपर सीधे चमकता नहीं है। अगला होता है इसमें एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। जैसे आपने सुना होगा कि किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो एकदम कहां पर है? एकदम इक्वेटर पर है। एकदम कहां पर है? इक्वेटर पे है। तो इक्वेटर पे है तो वहां पे हमेशा क्या होना चाहिए था? गर्म होना चाहिए था। लेकिन माउंट किलिमंजारो हमेशा पूरे साल जो है वो क्या होता है? बर्फ से जमा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊंचाई क्या है? ज्यादा है। तो ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें जो है वो उसको उतना गर्म नहीं कर पा रही हैं। तो ऊंचाई बढ़ने पर भी क्या होता है कि तापमान में कमी आती है। तो अगर कोई चीज ऊंची है तो तापमान कम रहेगा, नीचे तापमान ज्यादा रहेगा। तीसरा आपका क्या हो गया? एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई के आधार पर। अगला आपका है नेचर ऑफ लैंड। नेचर ऑफ लैंड यानी कि भूमि की प्रकृति कैसी है। अगर कोई मरुस्थल है तो मरुस्थल क्या होता है? जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। मरुस्थल में क्या होगा कि रात होते ही एकदम ठंडी और सुबह होते ही एकदम गर्म। तो वो नेचर ऑफ द लैंड डिपेंड कर रहा है। कहीं पे ज़्यादा घास के मैदान हैं तो वहाँ पे पौधे हैं, वृक्ष हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर उसका थोड़ा सा वेरिएशन में रहेगा। अगर हम लैंड की बात करें यहाँ पर, वाटर और लैंड की, तो हमेशा देखेंगे कि पानी जो होता है वो देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। और जमीन जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है। तो लैंड और वाटर का टेम्परेचर जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द लैंड। यानी कि अगर पानी कहीं भरा हुआ है और समुद्र है और जमीन है और दिन का समय है, तो आप देखेंगे कि जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी और समुद्र देर में गर्म होगा। लेकिन अगर रात हो जाती है तो रात में आप देखेंगे कि जमीन जल्दी से क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है और समुद्र का टेम्परेचर ठंडा उतना नहीं होता है। इसी आधार पे आप पढ़ेंगे सी ब्रीज क्या होता है और लैंड ब्रीज क्या होता है। मछुआरे जो होते हैं वो मछली मारने रात में क्यों जाते हैं और दिन में वापस क्यों आते हैं? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लैंड पे डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग देखेंगे।
चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर को क्या करेगा, हीट को, वो आपका है ओशियन करंट, समुद्री ओशियन करंट, समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं दो तरह की होती हैं, गर्म जल धाराएं और ठंडी। तो जिस जमीन के पास से गर्म धाराएं आएंगी वहां पर टेम्परेचर क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी, और उसके आसपास जो होगा वहां पर टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी कि वहां पर एक तरह से हाई टेम्परेचर बन जाएगा, और जहां से कोल्ड करंट आ रही होंगी वहां पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर गर्म हो, ठंडा हो जाएगा। तो टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा, और प्रेशर अगर लो हो जाएगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो प्रेशर हाई होगा या लो होगा। देखिएगा, टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो होता है, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा। या जैसे आप देखेंगे इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जून के महीने में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इसलिए हवाएं क्या होती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती हैं, और यहां पर क्या जुलाई में बारिश करती हैं। तो अगर कहीं पर गर्म धारा आ रही है तो वहां का तापमान गर्म तो प्रेशर लो हो जाएगा, और अगर ठंडी धारा आ रही है तो वहां का तापमान कम तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। तो आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी डिजर्ट हैं वो हमेशा जो है वो कोल्ड करंट से लगे हुए समुद्र के आसपास पश्चिमी तट पर ही पाए जाते हैं। हर कॉन्टिनेंट का जो डिजर्ट होगा वो उसके पश्चिमी तट पे पाया जाएगा, और अधिकांशतः वो कोल्ड करंट से लगे हुए होंगे। अब मैप जब कराएंगे आपको तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो इसको देखेंगे तो समुद्री धाराएं भी प्रभावित करते हैं किस चीज को, आपके पृथ्वी सूर्य से जो आने वाले किरणों के क्षैतिज विस्तार को करती हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला होता है प्रिवेलिंग विंड्स, पांचवा है प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स यानी कि जो हवाएं जो चलती हैं वो भी इसमें क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। प्रिवेलिंग विंड्स का मतलब होता है जो लोकल विंड्स होती हैं। कौन सी, लोकल विंड्स होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, हरमट्टान पढ़ा होगा, हबूब पढ़ा होगा, ब्लिस्टर पढ़ा होगा, है ना। आपने ये जो इंडिया में लू चलती है इसको आपने पढ़ा होगा, चिनूक पढ़ा होगा, है ना। तो मिस्ट्रल, जैसे मिस्ट्रल की हम बात करते हैं तो मिस्ट्रल क्या होती है, एक कोल्ड करंट होती है, और फ्रांस में क्या करती है, पूरा वो ठंडा, पूरा बर्फ जमा देती है। तो अगर ठंडी हवाएं आ रही हैं तो वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो कर देंगी। और अगर कोल्ड हॉट आ रही, चिनूक क्या होती है, हॉट है, यूएसए में है, तो वहां पे क्या करती है, और तापमान क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जैसे हरमट्टान पढ़ा होगा आपने ब्रिक फील्डर पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रकार के जो हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेलिंग विंड्स के बारे में, तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाने का या घटाने का काम करते हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, वो ये है कि इंसुलेशन, जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है वो इनके अलावा किन किन बातों पे फर्क पड़ता है उसका, यानी कि कितना अमाउंट, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अर्थ है, अर्थ के पर्टिकुलर एरिया पर, सपोज करिए अर्थ है तो पर्टिकुलर एरिया मान लीजिए कितना है, 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर जो सन से ऊर्जा आती है उसकी वैल्यू होती है 2 कैलोरी। कितनी होती है, 2 कैलोरी ऊर्जा आती है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसमें पर मिनट। 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर कहेंगे, स्क्वायर पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर सन से कितनी ऊर्जा आती है, 2 कैलोरी आती है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो कैलोरी ऊर्जा आती है ये डिपेंड किस पे कर रही है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा।
पृथ्वी पे जो पृथ्वी को गर्म करने का जो कारण होंगी वो कौन कौन सी होंगी? तो पहला कारण आपका इसमें होता है वो है एंगल ऑफ द सन रेज। अभी मैंने बताया था एंगल ऑफ द सन रेज, सूर्य की जो किरणें हैं उनका किस कोण कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ द सन रेज के आधार पे मैंने बताया था आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही क्या है, इनकी सीधी होती हैं, बाकी यहां पे कैसी हो जाती है, तिरछी हो जाती हैं। तो तिरछी होने पे क्या होती है, दूरी ज़्यादा लेती हैं, इसलिए ये गर्म उतना नहीं कर पाते हैं। अगला होता है लेंथ ऑफ द डे, दिन की लेंथ ऑफ द डे, दिन की लंबाई, यानी कि जितना लंबा दिन होगा उतनी देर तक क्या होगा, सूर्य चमकेगा, उतना ही गर्म क्या करेगा, वो आपका हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे आप तो सबसे लंबा दिन कहां पर होता है, 12 घंटे के दिन 12 घंटे का रात आपका इक्वेटर के आसपास होता है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच में। तो उस एरिया में सबसे ज्यादा क्या होगा, इसलिए आप देखेंगे कि उस एरिया में सबसे ज्यादा जो आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा, अगर सूर्य रहेगा तो तापमान बढ़ेगा तो ज्यादा बारिश भी होगी। तो बारिश और तापमान तो वहां पर रहने वाला तो नहीं होगा, वहां की कंडीशन जो है वो बहुत ही मतलब मनुष्य को रहने लायक तो नहीं होगा, वहां पे उमस ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन वहां पे जो वेजिटेशन के लिए सबसे अच्छा वो एरिया माना जाएगा। तो दुनिया के जितने भी आपके बड़े फॉरेस्ट हैं, चाहे आप ले लीजिए आपका ये अमेज़न का ले लीजिए या आप अफ्रीका का ले लीजिए, ये सब जो है इस कहाँ पे हैं, उसी रीजन में पाए जाते हैं। अगला है आपका ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, मतलब बादल तो नहीं है, कहीं वजह से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की पारदर्शिता, जितना वायुमंडल पारदर्शी होगा उतनी बेहतर क्या होंगी, सूर्य की किरणें आएंगी। इसीलिए आप देखिए कि कभी कभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल डिमिंग की बात करने लगे हैं, नाम सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर ही रहे थे, अब हम लोग ग्लोबल डिमिंग की बात कर रहे हैं। डिमिंग का मतलब यह है कि जो पैटर्न चल रहा है उस प्रकार से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और धूल क्या है वायुमंडल में, संख्या उनकी बढ़ रही है। तो उनके बढ़ने से क्या हो रहा है कि सूर्य से आने वाली किरणों को वो नीचे नहीं आने दे रहे, रोक रहे हैं। तो उससे जितनी लाइट अर्थ पे आनी चाहिए थी उससे कम आ रही है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसको ग्लोबल डिमिंग की बात कही जा रही है। तो ग्लोबल डिमिंग कहीं ना कहीं जो है वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से हो रही है। अगला है सन स्पॉट। सन स्पॉट ये जो होता है लगभग हर 11 साल के आसपास जो है सन के ऊपर क्या होता है, एक तूफान उठता है, सोलर फ्लेयर निकलते हैं। तो सन स्पॉट की वजह से क्या होता है, उस साल एनर्जी बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ जाती है। तो जिस साल सन स्पॉट की स्थिति होती है उस साल क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान सामान्य वर्षों से ज़्यादा हो जाता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। और लास्ट में होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये भी माने रखता है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मायने रखता है कि तापमान ज़्यादा होगा या कम होगा। ये मान लीजिए आपका सन है और ये क्या है, आपकी पृथ्वी की ऑर्बिट है, ये मान लीजिए आपका अर्थ है। तो कभी अर्थ यहाँ होगा, कभी अर्थ कहाँ होगा। ये जो दूरी हो गई ये कहलाती है पेरीजी, ये क्या कहलाती है, एपोजी। तो जब पेरीजी पे होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग जो है वो जब पृथ्वी नज़दीक होती है तो हम इसके अपोजिट साइड में होते हैं, वरना अगर सामने होते तो गर्मी और बढ़ती। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि वो क्या होते हैं उस समय उसके फ्रंट पे होते हैं, हम लोग उसके पीछे आ जाते हैं। और ये स्थिति कब होती है, 4 जुलाई और 3 जनवरी नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये हो गया। और ये दूरी क्या होगी, बड़ी ज़्यादा होती है। तो जब ये दूरी यहाँ पे होती है तो हम इधर होते हैं इंडिया, तो इसलिए क्या है कि वो गर्मी हमको कम महसूस नहीं होती क्योंकि हम सन की जस्ट सामने होते हैं। तो ये डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये जो डिस्टेंस है वो लगभग हो जाती है 147 मिलियन की, और ये हो जाती है लगभग
क्या कहते हैं, सॉरी, ये बढ़ जाती है, 152 मिलियन की हो जाती है, और ये दोनों का एवरेज हो जाएगा तो 150 मिलियन की दूरी होती है एवरेज। तो ये स्थिति होती है एंगल ऑफ द सन रेज की, लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, सन स्पॉट, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ की होती है। तो ये बात आ गई। लास्ट में चीज हम देख लेते हैं, वो है आपका हीट बजट। क्या है? हीट बजट मतलब होता है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं वो अर्थ पे कितनी आती हैं और वो वापस कहाँ जाती हैं, इसको हम लोग देख लेते बार। तो बजट का मतलब क्या होता है कि जितना आया है उतना, ये चाय गिर गई, चलो कोई बात नहीं, जितना आया है उतना क्या हो जाए, वापस चला जाए। तो सपोज करिए ये सन है, ये क्या है, सन है, और ये मान लीजिए अंतरिक्ष है, स्पेस है, ये क्या है, अंतरिक्ष है, और इसके ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और ये अर्थ का क्या है, वायुमंडल है। तो सूर्य से कितनी आएगी, 100%, कितनी आएगी, तो सूर्य से जो इंसोलेशन आया वो कितना आया है, लगभग 100% आएगा। इस 100% का जो 35% होता है, कितना, ये पहले ही जो है एल्बिडो हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्बिडो मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला जाता है। तो बाकी कितना आया यहां पर, 65% आता है। अभी जो 35% जो गया है इसमें भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो 6% है वो 6% जो होता है इसका, वो सीधे सीधे जो है वो अंतरिक्ष से ही वापस चला जाता है। कहां से, अंतरिक्ष से सीधे वापस चला जाता है। और इसका जो 27% है, 27% वो यहां पर जो बादल हैं, एटमॉस्फेयर, क्या है, बादल, 27% जो है वो बादल से रिफ्लेक्ट होकर चले जाते हैं। कहां से, बादल से, मतलब अर्थ पे आए ही नहीं, बादल से क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और 2% जो होते हैं, 2% जो यहां से आ रहे हैं, वो पृथ्वी पर जो बर्फ जमी हुई है, क्या जमी हुई है, आइस, उस आइस से क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो गए हैं बर्फ से। यानी कि कुल कितने हो गए, 35% एल्बिडो हो गया। इस एल्बिडो मतलब होता है रिफ्लेक्ट हो जाना। तो 35% में से 6% अंतरिक्ष में सीधे रिफ्लेक्ट हो गया, 27% किसने कर दिया, बादल ने कर दिया, और 2% किससे हो गए, बर्फ से कर गए। यानी कि 100% का 35% अपने वापस पहले ही चला गया। अब कितना आया, 65% कहां पे आया है, हमारे वायुमंडल में आता है। तो क्या 65 का 65 ही एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये जो 65% आया है, इसका ध्यान रखिएगा कि 14%, कितना, इसका 14% जो होगा वो एटमॉस्फेयर से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वो पृथ्वी पर नहीं आता है। 65 का 14% एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, कितना बचा, 51%, कितना बचा। तो केवल और केवल 65% का अर्थ पे कितना आता है, 51% ही क्या करता है, पृथ्वी को गर्म करता है। लेकिन अगर लगातार 51 आता रहेगा, लगातार 51 आता रहेगा, तो बजट क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। बजट का मतलब यह है कि जितना आया है उतना क्या हो, चला भी जाए। तो 51 जो आया है वो वापस भी जाएगा। क्यों, क्योंकि दोबारा 51 भी तो आना है, तभी तो बैलेंस बना रहेगा। तो अब जो 51 पृथ्वी पर एब्जॉर्ब कर लिया है, जब पृथ्वी को जो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी को हम क्या कह देते हैं, सूर्यातप कहते हैं। क्या कह देते हैं। और जो सूर्यातप आया है ये शॉर्ट वेव्स होती हैं। कैसी होती हैं, ये हमारे वायुमंडल को पार कर जाती हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं। ये इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। अब बात आती है कि जो 50% है, 50% में 17% डायरेक्ट जो है वो हमारे अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। कितना, जो हमने 51% एब्जॉर्ब किया था,
जब पृथ्वी एब्जॉर्ब करके अपने आप को गर्म कर लेती है, गर्म करने के बाद जो रेडिएशन निकलता है उसको हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो पृथ्वी ने गर्म किया है, पृथ्वी गर्म करने के बाद जो रेडिएशन निकलेगा आने वाले को तो हम लोग क्या कहते हैं, सूर्यातप कह देते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्या कह देते हैं, पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण कितना निकलेगा, 51%। उस 51% में 17% सीधे बिना किसी कनेक्शन के कहां चला जाएगा, अंतरिक्ष चला जाएगा। कितना बच गया, 34%। ये जो 34% है ये फिर से एटमॉस्फेयर द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये 34% क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो अब यहां पे देखिएगा 17% क्या हो गया, ये निकल गया, और 34 क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया। और ये कितना एब्जॉर्ब हुआ, 14%। तो कितना हो गया ये, 65% ये हो गया। तो आपने देखा कि 65 जो आया था कितना हो गया हमारा, हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये तो यही तो था 65। तो एब्जॉर्ब कितना होता है, 65%। उस 65 में से 34 एब्जॉर्ब होता है पृथ्वी से निकलने वाले किससे, पार्थिव विकिरण से, और 14% एब्जॉर्ब होता है सीधे सन से आने वाले किरणों से। ये अंतर याद रखिएगा। अगर आपसे कहे कि हमारे एटमॉस्फेयर को सबसे ज्यादा गर्म कौन करता है, पार्थिव विकिरण या सूर्यातप, पार्थिव विकिरण ज्यादा कर रहा है। पार्थिव विकिरण कितना कर रहा है, 34% है जो हमारे एटमॉस्फेयर गर्म कर रहा है, और जो सीधे आई हैं वो कितना कर रही हैं, 14%। तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म कौन करता है, सूर्यातप या पार्थिव विकिरण, कौन करता है। ये पीटी में कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी पार्थिव विकिरण से हमारा वायुमंडल गर्म होता है, और जितनी भी जलवायु गतिविधियां होती हैं वो सब किससे होती हैं, इन्हीं पार्थिव विकिरण किनसे, 34% से होती हैं। बारिश का होना, बादल का बनना, ये सब किस पर डिपेंड करता है, इन्हीं 34 से और इनसे 14 से होती है। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि 100% आया, 100% में से क्या हो गया, 65 नीचे आ गया, और और कितना बचा, 35 जो है वो वापस वायुमंडल में चला गया। इस 35 में से आपने देखा 6%, 27% एंड 2%, और जो 64 आया इसका 14% क्या हो गया, एटमॉस्फेयर ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, और 51% ने क्या किया, पृथ्वी को गर्म किया। जो 51% पृथ्वी का गर्म किया, गर्म करने के बाद जो निकला वो क्या कहलाएगा, ये जो आ रही है क्या कहलाती हैं, इंसोलेशन कहलाती हैं, और जो निकलेंगी क्या कहलाएंगी, ये पार्थिव विकिरण कहलाएंगी। तो जो पार्थिव निकल रही हैं इसमें भी क्या होंगी, 34% क्या हो रही है, ये एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही हैं, और 17% क्या हो गई, सीधे कहां चली गई, तो जितनी आई थी उतनी क्या हो गई, यानी कि पृथ्वी गर्म भी हो गई 51% को, और 51% क्या हो गया, बाहर भी चला गया, और लगातार ये घटना घटती रहती है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, हीट बजट। एक बार समझ लीजिए जल्दी से इसको। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो 100% मान लीजिए, 100% जो आती हैं उनका 65% ही वायुमंडल में आता है, बाकी 34% जो होता है वो वायुमंडल से बाहर सीधे चला जाता है। जो 34% बाहर जाता है उसमें 6% पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही बाहर चला जाता है, 27% जो होती हैं वो बादलों से टकरा के चली जाती हैं, और 2% पृथ्वी के जो बर्फ होती हैं या जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होते हैं उनसे टकरा करके सीधे वापस चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 65%। उस 65% में जो वायुमंडल में आते हैं उनमें से 14% को हमारा वायुमंडल पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अर्थ पे आने नहीं देता है। तो टोटल जो अर्थ पे आती हैं कितनी होती हैं, 51%। 51% हमारे अर्थ को पूरा क्या करता है, गर्म करता है,
गर्म करने के बाद दीर्घ तरंगे निकालता है। कौन से निकालता है? लॉन्ग वेव निकालता है। ये कैसे निकालता है? ये लॉन्ग वेव्स होती हैं। ये कैसी थी? शॉर्ट वेव थी। तो जो लॉन्ग वेव निकलती है इनको हम लोग क्या कह देते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कह देते हैं या पार्थिव विकिरण कहते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो आपकी निकलेगी उसकी जो 17% है वो सीधे कहाँ चली जाती है? वो बिना किसी को गर्म किए सीधे वायुमंडल में चली जाती है। बची कितनी? 34%। वो 34% हमारे वायुमंडल को गर्म करती है। और जितनी भी आपकी क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं या घटनाएं होती हैं वो इन्हीं पार्थिव विकिरण की वजह से ही होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इसकी हीट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। तो ये है हमारा बजट। इसको लिखवा देंगे। हाँ सॉरी, ये 65% है। ये क्या है आपका? 65%। 65% आपका आता है। ठीक है, तो ये हम लिखा देंगे आप लोगों को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।